नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। जाति के नाम पर सियासी घमासान देश भर में छिड़ा हुआ है। पहले जातीय जनगणना की बात हो रही थी और अब जाति पूछने पर जो सवाल उठे हुए हैं वो सियासी गलियारों में खूब चर्चा में है। वैसे हमारे देश में कई ऐसे संवैधानिक नियम कानून है जिनमें जाति को आधार बनाया गया है। चुनाव के लिए कई सीटों का आरक्षण जाति के आधार पर किया जाता है। नौकरियों में भी रिजर्वेशन जाति के आधार पर दिया जाता है। मकसद ये था कि सामाजिक या आर्थिक तौर पर जो आबादी पीछे रह गई है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो विकास में बराबर के भागीदार बने, देश के बाकी नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने आप को आगे ले जा सके। जाति को आधार बनाकर राजनीतिक दल भी चुनाव हमेशा से लड़ते आए हैं और संगठन से जुड़ी रणनीति भी इसी आधार पर बनती है। लेकिन देश की राजनीति में पिछले 48 घंटों से इस बात का विवाद तेज हो गया है कि ये जाति आखिर जाति क्यों नहीं है। कब तक हम जाति के आधार पर देश को आपस में भिड़ाते रहेंगे। आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन सबसे आपको रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश उपाध्याय जुड़े हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक पंजाबी जी जुड़े हुए हैं। पंजाबी जी नमस्ते। नमस्कार। हमारे साथ एआईएमआईएम से दानिश कुरैशी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और हमारे साथ राजकोट से वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, खुशी से लो। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई जी, जाति पर जो घमासान छिड़ा हुआ है देश उसे देख रहा है और संसद में इस पर खुलकर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार जाति के आधार पर हम कब तक लड़ते रहेंगे। देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ने के बजाय देश कहीं ना कहीं जाति पर या धर्म पर ही अटका हुआ है। सबसे पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी से हैं आप, तो भारतीय जनता पार्टी से ही ये सवाल बनता है। प्रकाश जी हमारे साथ है, अहमदाबाद से जुड़े हैं। प्रकाश जी, जाति के आधार पर देश में जो सियासी घमासान चल रहा है, सबसे पहले 2-2 मिनट आप सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लूंगी और उसके बाद हम सवाल जवाब पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जी की प्रतिक्रिया। सर, क्या मानते हैं आप इस पर? सबसे पहले मैं तो आपके टीवी चैनल नेटवर्क में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। आपको गुड इवनिंग और आपको शुभेच्छाओं, और मेरे सभी को पैनलिस्ट अशोक भाई, जगदीश भाई और कुरैशी सर को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। देखो, मैंने कहा भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण तो जो है,
जो उद्देश्य किया था वर्ण व्यवस्था से किया था, स्थापित की थी, लेकिन उसमें विकृत रूप धारण कर दिया और बाद में जाति प्रथा शुरू हो गई तब से। और ये 1500 ईस्वी सन 1500 की बात है, सही बात है। और इसमें जो पहले तो चार वर्ण और वर्ण थी, वर्ण और जाति, इसमें शब्द एक ही है, वर्ण और जाति एक, लेकिन इसमें जमीन आसमान का डिफरेंट होता है। और इसमें सिर्फ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां थी। अब इसमें से अलग अलग पेटा जाति और देश आजाद होने के 7 दशकों के बाद भी अब हम इसी चुंगल में फंसे हुए जातिवाद में। तो मैं ये बोलता था आपको, और इसमें बुद्ध, नानक, कबीर, अम्बेडकर जी आदि ने तो अपने अपने काल में अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन अब फिर से जरूरत है ईमानदारी प्रबुद्धों की और राजकारण, खास करके राजकारणों की, राजकीय नेताओं की, कि राष्ट्र के राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर और रखकर उसमें समाधानों पर चर्चा करें। अगर सचमुच हम समानता का जातिविहीन समाज बनाना चाहे तो एक नेशनल नैरेटिव के साथ सामाजिक न्याय का एक नेशनल प्रारूप बना होगा। इससे जो ये विवाद कम विचार ज्यादा करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक पंजाबी जी जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या मानते हैं, जिस तरह जाति के नाम पर चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं देश का ध्यान भारतीय जनता पार्टी भी भटका रही है, कांग्रेस पार्टी भी भटका रही है। जातीय जनगणना की एक और बात होती है, एक और जाति पूछने की बात होती है। क्या मानते हैं सर आप इस पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है इस सवाल को लेके, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव की जमीन खिसक गई है। हकीकत में राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान भी ये सवाल को उठाया था और हर जगह ये बात कह रहे थे कि देश के अंदर जाति आधारित बस्ती जनगणना होनी चाहिए, और यही सवाल उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया। और जाति आधारित जनगणना कोई नई बात नहीं है, काफी सालों से काफी लोग ये सवाल को उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन जिसके सहारे पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में टिकी हुई है, ऐसे निशित कुमार ने भी जातिगत आधारित जनगणना की बात की हुई है। जी, यानी जातीय जनगणना आपके हिसाब से होनी चाहिए और होती रहे। चलिए, जगदीश जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जगदीश जी, आप क्या मानते हैं? आप तो पत्रकार हैं और सालों से देश में जो सियासी राजनीति इसी पर हो रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए बेन, अगर पूरे देश का किसी को कल्याण करना हो तो वो इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि कोई 2-5 आदमी या 2-5 पक्ष ये मिल करके तय करे कि हमारा सुख और हमारी शांति किस में है। जैसे वो कहते हैं हम लोग की भी कोई भी बात हो तो अब लोगों से पूछो ना कि ये सही है या नहीं है। पहले 1979 में ऐसा ही प्रयोग किया गया था और उस टाइम जो जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ी हुई जातियों को अनामत देने की बात हो रही थी, तो सब कुछ पूरी कवायद की गई, लेकिन वो रिपोर्ट न तो लागू किया गया न तो उसको प्रकाशित किया गया, सार्वजनिक किया नहीं गया। उसके बाद में वीपी सिंह उन्होंने बगावत कर दी और जो कमंडल हम लोग मालूम है हमें कि जब मंडल कमंडल रिपोर्ट वाली बात थी तो वीपी सिंह ने बगावत कर दी और ये लागू कर दिया। जो मंडल कमीशन की कुछ भी बातें रखी थी मंडल कमीशन ने वो लागू किया तो हुआ क्या, हम सब लोग उनके विक्टिम्स है। ऐसा मैं कहता हूँ, विक्टिम्स है। पूरा देश जातियों में बांट गया और अंतर विग्रह यानी इंटरनल वॉर जैसी बात हो गई। तो ये तो बहुत ही अति संवेदनशील बात है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ये क्यों कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। देखो, ये कर इसीलिए रहे हैं कि उनको यानी जो लोग भी जाति गणना की बात की फेवर कर रहे हैं उनको क्या दिखता है, गरीब लोगों की गरीबाई नहीं दिखती, गरीब लोगों की मजबूरी नहीं दिखती, उनका कल्याण भी नहीं दिखता। उनको दिखता है 85% वोट बैंक।
ये सभी लोगों को अगर ओबीसी के साथ सभी को मिलाया जाए तो 85% होता है। और ये उनके नाम पे ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, कल्याण नीति नहीं, राजनीति। क्यों मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी देखिए झारखंड में चंपई सोरेन जब आए थे सीबी सोरेन के विकल्प के रूप में, उन्होंने भी यही बात की थी और उन्होंने करवाया था। कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि जातीय जनगणना करेंगे, उसके आधार पर अनामत का अगर दायरा भी बढ़ाएंगे या लाभ बताएंगे। हुआ कुछ नहीं जी। कर्नाटक में तो कांग्रेस की खुद की सरकार थी और है, उन्होंने जातीय जनगणना करी, सब कुछ कवायद पूरी कर दी, रिपोर्ट जाहिर नहीं किया, वो सार्वजनिक नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने भी पूरी कवायद कर दी, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। क्या मतलब उसका निकलता है? आप लोग यानी जो कोई भी, मैं किसी कांग्रेस को ही नहीं कह रहा हूँ, जो लोग भी जाति जनगणना की फेवर कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपके मन मस्तिष्क में अगर इन लोगों की कल्याणकारी भावना अगर होती तो आज कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स लागू किया जाना चाहिए था और सभी का कल्याण भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल। बिहार में क्या हुआ, नीतीश बाबू ने यही करवाया और अनामत यानी रिजर्वेशन का दायरा 50 से बढ़कर 60% किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ना स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। देखिए ये देश बाबा साहब आम्बेडकर के रचित हुए बंधारण यानी कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, जिसमें समान अधिकार सबको है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि ये फला जाति का हो, ये फलाना जाति का है। जगजीवन राम, जिसको जग्गू बाबू हम कहते हैं, जगजीवन राम वैसे अगर जाति के हिसाब से माना जाए तो वो तो पिछड़ी जातियों में से आते थे रादर, लेकिन वो नायब प्रधानमंत्री तक बने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तक बने, तो वो उनकी अपनी कौशल है, उनका अपना विकास है, उनका अपना ये ओरा है। उन्होंने ये जाति ये पछात कैसे हो सकते हैं? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी कौन से वैसे तो आते हैं, लेकिन आज उनकी काबिलियत देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन चुके हैं। और इससे पहले रामनाथ कोविंद वो भी उनकी ओबीसी से आते थे और देखिए कहाँ तक पहुंचे थे। अब्दुल कलाम, हमारे सामने कितनी मिसालें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगड़ी जाति का लोग सुखी ही होंगे और पिछड़ी जाति का लोग दुखी ही होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का सबसे निकटतम मित्र सुदामा वो ब्राह्मण थे, लेकिन हम और आप जानते हैं उसको खाने का भी प्रॉब्लम था, नहीं था खाने के लायक उसके पास। तो ये जरूरी नहीं कि कोई अगड़ी ज्ञाति का हो सुखी ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरे देश में सबका कल्याण करना हो और गरीब लोग जो भी हो, ये जरूरी नहीं कि फलानी कास्ट का हो। आफ्टर ऑल आपको भी करना क्या है, जो लोग अभी जाति जनगणना की फेवर कर रहे हैं, देखिए हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। अरे भाई क्यों खिसकेगी? आपको उसकी जमीन खिसकनी है या जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन देनी है? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा वही तो है, इसलिए आपको वो सबसे पहले दिखा। और भाजपा ने कहा ना बोला है, भाजपा ने ऐसा तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी बिहार में, नीतीश बाबू ने ये जाति जनगणना करवाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका इनकार नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने मंडल कमीशन का इतिहास है और हम लोग पूरे देश को ये जाति में बांटेंगे तो ये जो पूरा और मंडल को तोड़ दिया गया था। तो सुनिए, तो अगर वो कहेंगे कि पूरा गुलदस्ता जो है भारत का, समृद्धता जो है सभी एक है, पूरे भारत वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा ही करना चाहिए। और फिर भी ये मैं नहीं कहता हूं कि कोई दलित या पिछड़ी जाति के लोगों को आगे नहीं लाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब है
उनको मदद कीजिए, और जो अमीर है फिर उसकी कोई भी जाति हो। चलिए, इस पर भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं जगदीश भाई। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत गंभीर ये बात है जो सवाल उठा रहे हैं जगदीश भाई कि कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है या भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, लेकिन देश को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देश का फायदा वही तब भी होगा मयूरी का कि जब ये जात पात में नहीं पड़ेंगे तो ही फायदा होगा। मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने मुस्लिमों के 76 जाति आरक्षण में डाल दी। करती है और कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है। मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो मयूरी का कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने मुस्लिमों के पिछले दरवाजे से 76 जाति को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। अब जो मेरे दोस्त बड़े मित्र है सब पंजाबी जी, उन्होंने बोला कि भाजपा की पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। अरे हमारी जमीन तो पैरों के नीचे से नहीं, हमारी तो अब तो अभी तो हमारी सरकार चल रही है, 5 साल तबियत से चलेगी। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू को आलोक मेहता जी उस वक्त के पत्रकार थे, उन्होंने बोला था कि जाति के बारे में क्या करते हैं, ये उसके लिए क्या करना। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, मेरे को देश चलाने के बुद्धों की टोली नहीं चाहिए, बुद्धों की नहीं चाहिए, बुद्धिशालियों की चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी जाति पर विरोध किया था, राजीव गांधी ने भी किया था, लेकिन ये जो शहजादे आ गए हैं उनके राहुल गांधी जी, उनको क्या है कि कुछ एक टीम पकड़ जाती है। पहले चौकीदार चोर है, फिर राफेल, फिर ये अंबानी अदानी, अब लास्ट तक 24 के 34 अशोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, 24 के चुनाव के बाद उनके दिमाग में एक ही भ्रम आ गए, जाति गणना। वो उसका कारण एक ही है कि उन्हें और जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी समझो कि ये समाजवादी पार्टी समझो, ये ममता जी की समझो, उन लोगों को ऐसा है कि हमारा तो 30% है हमारे पास मुस्लिमों का, और उन्होंने क्या किया है, हमारे दोस्त कुरैशी जी के, दानिश जी के पार्टी में से भी चुरा लेते, वो तो के 20% हमारा है, और 80 जो % है इसमें से मेरे हमको बात पड़ा रहा है जातिवाद का इश्यू डाल के, और हिंदुओं के अंदर झगड़ा करवा के हिंदुओं में बाइफिकेशन करके उनको राजनीति आगे बढ़ानी है, और कुछ नहीं है मयूरी का। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक पंजाबी जी जुड़े हुए हैं। सर, राजनीति के आरोप लगाए जगदीश भाई ने आपके ऊपर कि बहुत सारे राज्यों में आप लोगों ने जातीय जनगणना करवाई लेकिन उसे लागू नहीं किया, कोई फायदा नहीं हुआ लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, राज्यों में तो नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से इनके पास में ये अधूरी माहिती है, अधूरी इंफॉर्मेशन है। राज्यों में अशोक भाई आपके लिए बात बोलता हूँ, राज्य को जाति मत गणना करने की वो नहीं है, अधिकार नहीं है, वो सर्वे करते हैं, they are looking for survey। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई जाति गणना मैं वही कह रहा करती है कि वो पत्रकार महोदय जी की अधूरी बात है, उनको पूरा ख्याल नहीं है। राज्य स्तर पर इस प्रकार का कोई कांग्रेस के जमाने में हुआ नहीं। यहाँ एक बात है कि 79 और 80 के आसपास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोशिश की थी जनगणना करने की, लेकिन उसका अमल नहीं हो पाया था। बहुत सी बातें उस समय थी, लेकिन आज के इस समय पे जब ये बात उठी है और सब लोग इसके अंदर लीन है, तो ऐसे मौके पर ये कहेंगे कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बिखरेगा या जातियां जो है वो आपस में लड़ेगी, बिल्कुल गलत बात है। इस बात में कोई चर्चा है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस बात का पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कितनी जातियों के कितने लोग हैं, ताकि बजट का जब कभी बंटवारा करना पड़े तो संख्या की दृष्टि से लोगों को बजट का लाभ होना चाहिए। इसके पीछे मुद्दा ये है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हाँ बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रही है। एक तरफ ये भी कहती है क्योंकि उन्होंने भी कहा कि यहाँ जातिगत गणना होनी चाहिए, कांग्रेस तो कही रही है, लेकिन उसका विरोध भी कर रही है। समझ में आने वाली बात नहीं है। और मुझे फिर दुख के साथ कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर काम में, हर विषय में जवाहरलाल नेहरू के सिवा उनका काम चलता ही नहीं। उनको पंडित नेहरू हमेशा याद ही आते हैं। जब कभी देखो कोई भी मुद्दा उठा लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको याद आएंगे। हकीकत यह है कि ये चुनाव में साफ हो गया है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पूरा स्वीकार नहीं किया, इसलिए बहुमत भी उनको नहीं मिला है। कांग्रेस के पास जितनी सीटें थी उससे डबल हुई है।
और उसका जनाधार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सिमटा है, कम हुआ है, आगे भी और होगा, समय पर ये बात का पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने ये बात को कहा और स्पीकर ने, लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उसको रिकॉर्ड में से निकाल दिया। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने रिकॉर्ड में से निकाला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर करके ये कहा कि नहीं, अनुराग की बात सुनना चाहिए। ये एक अजीब और गरीब बात है। स्पीकर निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अनुराग सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो जो है, कौन है फिल्म में हीरोइन है अपनी कंगना जी बोलती है ड्रग्स लेकर आते हैं, वो भी, उनको भी प्रधानमंत्री जी स्वीकार करके चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को कैसे लोग चाहिए? कंगना जैसे, अनुराग ठाकुर जैसे सीधे साधे सच्चे आदमी की उनको आवश्यकता नहीं, तो उनकी राजनीति इसी रास्ते पर थी गुजरात में भी, और अभी पूरे देश के अंदर ये चल रही है। लेकिन कांग्रेस अंतिम दम तक अपने सिद्धांतों पर अड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा वंचितों, गरीबों, पिछड़ी जातियों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए काम किया है, और मध्यम वर्ग को भी इस चुनाव के अंदर कुछ नहीं मिला, इस बजट के अंदर कुछ नहीं मिला। जी, हमारे देश में जयप्रकाश नारायण जैसे नेता हुए जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ गंभीर पहल की थी। जेपी ने जाति तोड़ो सम्मेलन उस वक्त चलाया था। लोहिया जैसे नेता भी हुए जिन्होंने माना कि भारत जो गुलामी के लिए जाति का भेदभाव भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बावजूद उसके हर जमाने में देश की राजनीति ने आगे बढ़कर जातिवाद को ही गले लगाया है। बात इस पर है कि जातिवाद से ऊपर देश कब उठेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हम जाति और धर्म पर, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धर्म पर लड़ा, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ा, और अब जब आप लोग को भी थोड़ी अच्छी सीट्स मिल गई हैं तब आप लोग जाति की बात कर रहे हैं। तो जाति और धर्म के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बातें क्यों नहीं हो रही है? जी, मेरे साथ जगदीश जी कुछ कह रहे हैं, आप थोड़ा सा छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर जगदीश जी के पास चलती हूँ। नहीं, जाति और धर्म आधारित राजनीति होनी नहीं चाहिए, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी जातिवादी राजनीति का समर्थन नहीं कर रही है खुलेआम। लेकिन बात ऐसा है कि देश के जो गिरे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है तो पता चलना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी सरकारी योजना में उनको उनके हिसाब से उनको कुछ फायदा मिल सके। ये इसके पीछे मकसद है। बाकी जातिवाद के खिलाफ में सभी हैं। कांग्रेस पूरी जिंदगी भर, और इंदिरा गांधी जी का नाम लिया तो मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि ये देश की वही एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को राजनीति में लाकर और उनको सही जगह देने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है, न जातिवाद में मानती है, न कौमवाद में मानती है। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रकाश जी छोटे छोटे जवाब दीजिए। जी प्रकाश जी। अपने फ्रेम किया ये, इसमें कोई ओबीसी नहीं, इसमें कोई ये नहीं, इसमें कोई शेड्यूल नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। अरे यार, आपके जो गवर्नमेंट चलती है कर्नाटक में और हिमाचल में कहीं भी, तो इसमें आपके कितने सेक्रेटरी, चीफ, और ये जो है अधिकारी लोग, जो बाबू लोग हैं, वो तो कल को हमने अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हिंदू भाजपा ने तो वो तो कई सालों से आ रही है, और वो उसका साइड लेके जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि आप कैसे जाति पूछ रहे हो, कैसे जाति पूछ रहे, सबके पब्लिक डोमेन में कि जब उन्होंने बोला था कि इधर आओ आप किस जाति के, हाँ जी हो, शूद्र नहीं हो। अरे यार, आप घर घर पे जाति पूछते हो। हमारे मोदी साहब की पब्लिक में पूछे कि ये नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आपकी जाति चलो अशोक पंजाबी, मैं आपको मेरी टाइम दे देता हूँ। राजीव गांधी की जाति बताओ, कौन सी जाति है बताओ। चलो आप अशोक पंजाबी है तो पंजाबी हो, मैं प्रकाश उपाध्याय हूँ, जगदीश भाई मेहता है, ये मयूरिका गोयल है। राहुल गांधी की जाति बताओ। ये सूट के गंगट से गांधी नहीं बन जाते सब। देश को क्या फायदा होगा? मुझे बहुत दुख होता है जब ये बताओ, आप भी वही सवाल कर रहे हो प्रकाश जी, समझ में आता आपकी बुद्धि पर मुझे प्रश्न आ रहा है। आप भी वही गलती कर रहे हो अनुराग ने की। नहीं, अनुराग की गलती आप भी दोहरा रहे हो। ये जाति क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं ये पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब की असली जाति क्या है? नरेंद्र मोदी साहब की असली जाति क्या है? नहीं, आप मुझे पूछते हो किसी की जाति क्यों पूछ लो भाई? किसी की जाति क्यों पूछते हो? किसी की जाति पूछते हो क्यों, ये मुझे बताओ। तो नरेंद्र मोदी साहब की असली जाति बता के जो फायदा लेते हैं वो कायरता है। नहीं, वो मैं आपको कहता हूँ, फायदा लेना है वो अभी तो हिंदू मुसलमान करते थे, वही है। आप हिंदू मुसलमान करते थे, अभी तक कर रहे हो। चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री के बोलते थे कि कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देगी। हिंदू मुसलमान तो शुरू से उसके बिना तो आप कर नहीं सकते, उनको बड़ा प्रधान बनने उसके बिना आपकी राजनीति चल नहीं सकती है। गांधी जी
महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान के सिवा भारतीय जनता पार्टी किन सबके देश की राजनीति में आपका मूल आधार कौमवाद है। हम तो सभी आपका हम तो मूल आधार मुस्लिम सांप्रदायिकता है। जो गवर्नमेंट की स्कीम आपका सांप्रदायिकता ही मूल आधार है। होती है मुझे वो बताइए आप। मिलती है, मुस्लिमों की मिलती है, ईसाई को भी मिलती है, जैन को भी मिलती है, गरीब वो तो लोगों मिलता देना हमारा तो पड़ेगा। एक ही लक्ष्य वो है, संविधान में बनाए के हिसाब से कोई मेहरबानी नहीं महिला करते आप लोग। उनका हम जातिवाद में नहीं, हम सिर्फ 4 ही जाति मानते हैं, महिला, गरीब, महिला, जाति नहीं गरीब, है। युवा और किसान। ये जाति नहीं उनको है। जब लाभ मिलता है ये जाति वही नहीं है, हमारी। ये वर्ग है। ये जातियां नहीं है भाई। ये जो वर्ग, जो युवा में कितनी भी जाति है उनको सबको मिलेगा। जो प्रकाश सुन लीजिए मेरी बात। देश की संसद में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, अखिलेश यादव ऐसे युवा नेता बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर अगर जाति पर लड़ेंगे, और आप जैसे वरिष्ठ नेता, मुझे लग रहा है बहुत सालों हाँ, से तो अनुराग जी ने सही कहा ना, तो जिस अनुराग जी ने सही कहा। लोकसभा के स्पीकर ने क्यों निकाल दिया? हाँ सही कहा, लोकसभा के सही स्पीकर ने कहा, क्यों सही निकाल दिया? नहीं। आप प्रकाश भाई, जब से लोकसभा स्टार्ट लोकसभा हुई, के स्पीकर ने क्यों निकाल दिया? हम जनगणना करा करे। अरे आपको नहीं, जाति का पता नहीं हो रहा, जनगणना नहीं, करते हैं। आपको पता नहीं है तो तुमको बताना है जाति का। जाति का तुमको बताना है, पता नहीं मतलब क्या कह रहा है आप? तो कोई शर्म जैसी चीज है कि गणना नहीं? शुरू, लोकसभा के स्पीकर ने निकाल दिया। ओम बिरला साहब को हटा दो स्पीकर में से। स्पीकर साहब ने रिकॉर्ड में से निकाल दिया। जाति गणना शुरू करोगे, आपको नहीं मालूम जाति है? गणना शुरू तब तो जात बतानी पड़ेगी ना। जब तो जाति सब गणना शुरू होगी बताएंगे। तब तो जात बतानी मोदी पड़ेगी साहब ना। को भी बताना पड़ेगा। मोदी साहब को भी कहाँ अपनी जाति बतानी पड़ेगी। माँ, सबको बताना पड़ेगा। माँ क्रिश्चियन, दादा पारसी, और आप जाति जमींदारी कोर्ट पे लगा के आ जाते हो, पब्लिक को उल्लू बनाते हो। चलो रहने दो। प्लीज थोड़ी सी देर शांति रख लीजिए। जगदीश जी, जैसा संसद में हो रहा है वैसा ही हर डिबेट में भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देश किस ओर जा रहा है? जब हमने सोचा था कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरेगा तो शायद देश के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो अभी फिलहाल डिबेट में हो रहा है, वैसा ही संसद में नहीं, मजबूत बन के उभरा है। जी, विरोध पक्ष मजबूत ही है और मजबूत रहने वाला है। देखिए भाई, 99 में मजबूत बन गए तो सरकार चलाते हो ना, बहुत मजबूत बन गए। नहीं, विरोध पक्ष मजबूत है। अभी आपकी दादागिरी चलने वाली नहीं है। अब एकाधिकार नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। 99 चलिए जगदीश जी की बारी। 99 से 240 सीट मजबूत लगते हैं आपको, तो खुश हो, हलवा खाओ। तुम खुश हो जाओ ना, हलवा खाओ ना, अपने अपने को बांटो हलवा। चलिए मैं आप दोनों को म्यूट कर रही हूँ ताकि मैं जगदीश जी को सुन सकूं। हाँ बोलिए मयूरिका जी, पूरे देश का एक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। सब आजादी से लेकर के आज तक कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा साल तक शासन किया? और अगर आपने ज्यादा शासन किया तो भी आज तक अगड़ी पिछड़ी क्यों हो रही है? आज भी लोग कह रहे हैं पिछड़ी ज्ञाति के जो लोग हैं उनको सरकारी योजना पहुंचनी चाहिए। इतनी साल आपने किया क्या? इसलिए मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की ही बात है, मतदान की बात है, नागरिकों की नहीं, मतदारों की बात है। नागरिक अलग शब्द है, मतदार यानी वोटर्स अलग शब्द है। इन लोगों को वोटर्स की जितनी पड़ी है उतनी नागरिकों की नहीं। नागरिक पूरे देश के होते हैं। और रही बात ये भाई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ मित्र अशोक पंजाबी जी कहते हैं कि पत्रकार की कुछ बातें जो है आधी अधूरी है क्योंकि राज्य का यह विषय नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बहन, ऐसी बात नहीं है। पंजाबी जी अपनी जो है याददाश्त थोड़ी ताजा कर ले कि बिहार में नीतीश बाबू ने जाति जनगणना करवाई थी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। नंबर 1। नंबर 2, वही बात है ना। कर्नाटक में जाति जनगणना हुई थी, 2011 में हुई, 2014 तक दबा के रखी और अभी तक रिपोर्ट जाहिर नहीं करवाया। झारखंड में चंपई सोरेन ने ये करवाई थी, कैबिनेट में फैसला, रिपोर्ट जाहिर नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने ये कहा था और पूरा का पूरा कवायद किया, रिपोर्ट जाहिर नहीं किया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी मंशा नहीं, वो अमल नहीं हो सकता है। और सुनिए पंजाबी साहब सुनिए, 2010 में केंद्र में कांग्रेस शासित यूपीए की सरकार थी, तब
लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार ने जातीय गणना की बात की थी। लेकिन आप ये पंजाबी साहब को खास याद रखना चाहिए, उस टाइम पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता जो थे, उन्होंने कहा था कि ये जाति जनगणना है, पूरे देश को बांट देगी, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। यानी मयूरिका बेन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकली बात है, इनको पूरे देश की जनगणना की जरूरत और ये आवश्यकता नहीं लगती है। उनको केवल वोटिंग का ही मतलब है। देश में अगर किसी दुखी को सुखी करना है तो दो ही तो कौम होनी चाहिए, दो ही वर्ग होने चाहिए, सुखी यानी अमीर और गरीब। गरीब फिर कौन सी भी जाति हो, गरीब की कोई जाति होती है क्या? कोई ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता और कोई दलित वो सुखी नहीं हो सकता। सही बात है। वही तो कह रहा हूँ, जो गरीब है और जो अमीर है वो दोनों में संतुलित किया जाए, जाति में नहीं। अमीर और गरीब कौन सी भी कास्ट का क्यों न हो। जी बिल्कुल, ये बात सही बात आप कह रहे हैं। बहुत ज्यादा सहमत हूँ आपकी बात से, और वो छोटी छोटी प्रतिक्रिया लूंगी हमारे दोनों राजनीतिक दल। प्रकाश जी, आप छोटा सा जवाब दीजिए, थोड़ा समय से आगे चले गए हैं हम, अब संक्षिप्त में से खत्म करेंगे। जी प्रकाश जी बताइए। मयूरिका जगदीश जी ने जो बात बोली वो सही बोली है। पहले दो ही जाति थी, अमीर और गरीब। इसका देवानंद का पिक्चर भी आया था। जगदीश भाई और अशोक भाई तो बहुत हमारे पुराने फिल्मों का शौकीन है, पता होगा। और ये अमीर और गरीब दो जाति थी। तो गरीब में मैं यही कहता हूँ कि हमारा नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का 14 से एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो गरीब है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे भाषण में कहते थे कि मुस्लिमों को ये दे दिया जाएगा। गलत बात कर रहे हैं आप, सिर्फ ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, मुस्लिमों को भी सबको दिया जा रहा है, सबको जो भी हाउसिंग का नहीं जिसका सबको दिया है। अमल नहीं करते सर आप उस पर। सब अमल होते, सभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट होती है। जी चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो देश मान रहा है, कब तक मानेगा उस पर भी नजर है। पंजाबी जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। ये पूरी चर्चा हम इसलिए कर रहे थे कि क्या हम जाति और धर्म से कभी ऊपर उठेंगे या सिर्फ वोट के लिए ही काम करते रहेंगे। जाति और धर्म दोनों ही राष्ट्रीय एकता के बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब व्यावहारिक बात सामने आती है तो उस समय पर जब ये बात आती है कि जब हम बजट का बंटवारा करते हैं तो बजट के बंटवारे में जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसको उसका हक, उसके अधिकार, उसकी संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। मुद्दा सिर्फ इतना है। और दूसरी बात यह है कि अमीर और गरीब कोई जाति नहीं होते। अमीर और गरीब कोई जाति नहीं है दुनिया में। अमीर और गरीब वर्ग हैं, ये जाति नहीं होते। अमीरों में भी हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, बिल्कुल जाति हर धर्म के लोग हैं, लेकिन वो जाति नहीं है मैडम। मैं वही तो कहता हूँ कि जो गरीब है, अमीर और गरीबी के अंदर अंतर कम होना चाहिए, वो जरूरी है। के अंदर मानती है आर्थिक असमानता है, उनके लिए हो गई है क्या? अमीर और अदानी और अंबानी के पास उतना ही क्या देश के 7 करोड़ लोगों के पास नहीं है। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, लूटने वाला कमा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन अंबानी उनको पहले कांग्रेस वाले को मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुश्मनी थी, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी के पास में अब अदानी के पास किसका पैसा है? किसका पैसा है? प्रधानमंत्री जी का है। जी सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्या बोलते हो पंजाबी जी, बिना इतना फिर आप तो कांग्रेसी कार्यकर्ता, मैं तो आपको मानता हूँ, क्या झूठी बातें फैलाते हो। सुप्रीम कोर्ट जाता है जो विजय माल्या और अदानी जी ने पहली जो पीवी नरसिंह वाले कंडला में, पीवी नरसिंह राव ने अदानी जी को पहला पोस्ट दिया था कंडला में, आपको मालूम है? पीवी नरसिंह राव की साइड से हुआ था, वो सब नरेंद्र मोदी जी से नहीं हुआ है। अंबानी और अदानी जी का कोंडला का पहला पोर्ट जो सुब्रमण्यम पटेल सरकार थी, पीवी नरसिंह राव ने साइन की थी। आपको पता है कौन से पीवी नरसिंह राव? आपके बड़ा प्रधान थे उस जमाने में। और
और ये धीरूभाई अंबानी तो कांग्रेस शासन से अपना एम्पायर चला रहे हैं रिलायंस ग्रुप का। क्या यार बोलते हैं अंबानी अदानी का नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है? क्या भाई यार इतने होशियार होके कांग्रेस के, मैं तो आपको बहुत बुद्धिशाली मानता था अब तक चलिए अशोक भाई। चलिए 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 चलिए, मुझे लग रहा है कि ये बहुत एंडलेस चर्चा है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है जाति और धन के नाम पर जो सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। मुझे आशा है देश के युवा और नेताओं से, लेकिन अगर युवा नेता ही जाति जनगणना की और धन की बातें करते हैं तो देश किसकी ओर देखेगा, उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। और आज 40 मिनट चर्चा करने के बाद भी ये जवाब मुझे आप लोगों से भी सर नहीं मिल पाया है, पर कोशिश करते हैं कि आगे चलकर कुछ ना कुछ 5 सालों में देश के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का। आपको तो हमारे साथ वैसे भी जुड़े रहना है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हम वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।